लोगों ने फंक्शन को डिफाइन करना सीखा, फंक्शन को कॉल करना सीखा, फिर फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद फंक्शन के पैरामीटर्स, और देन कॉलिंग टाइम पर फंक्शन के आर्गुमेंट्स, फिर आर्गुमेंट्स के टाइप, तीन तरह के आर्गुमेंट्स थे हमारे। फिर उसके बाद पैरामीटर्स के टाइप, पांच टाइप के हमारे पैरामीटर्स थे। अब फंक्शन में एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लीजिए मैंने दो फंक्शन बनाए यहाँ पर, एक शो नाम से बनाया जिसमें ए और बी दो पैरामीटर हैं, और सिंपली यहाँ पर मैंने इन दोनों को प्रिंट कर दिया, कोई खास लॉजिक नहीं लगाया। एक फंक्शन और बनाया सेम नेम से, इसमें तीन पैरामीटर कर दिए, और सिंपल इन तीनों को प्रिंट कर दिया। अब जब मैं शो फंक्शन कॉल करता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पर 1 2 3 पास कर दी, दोबारा कॉल करा, फिर मैंने यहाँ पर 1 2 पास कर। अब अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि किस फंक्शन कॉल के लिए कौन सी डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगी, क्या लगता है आपको? इस कॉल के लिए कौन सी डेफिनेशन हमारी सेलेक्ट होनी चाहिए? फर्स्ट वन और सेकंड वन? सेकंड वाली, ठीक है, क्योंकि इसमें तीन आर्गुमेंट दिए हैं और तीन पैरामीटर हैं, तो इसके लिए ये वाली हमारा डेफिनेशन चलेगी। अब जब हम इस वाले के लिए देखेंगे, तो इसमें दो आर्गुमेंट दिए हैं, तो कौन सी वाली डेफिनेशन चलेगी, पहली वाली या दूसरी वाली? पहली वाली चलनी चाहिए, क्योंकि दो आर्गुमेंट हैं और दो पैरामीटर वाला तो ये है। लेकिन हम एक रूल फंक्शन की पहली क्लास में पढ़कर आए हैं कि जब सेम नेम के फंक्शन डिफाइन होते हैं तो इंटरप्रेटर हमेशा लेटेस्ट डेफिनेशन को पिक करता है। तो जब शो फंक्शन हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं, तो इंटरप्रेटर ये कभी चेक नहीं करेगा कि आप कितने आर्गुमेंट के साथ आ रहे हैं, वो सिर्फ ये चेक करेगा कि शो फंक्शन की लेटेस्ट डेफिनेशन क्या है, और उसके हिसाब से ये लेटेस्ट डेफिनेशन है। अब जो मैचिंग होगी वो डेफिनेशन लेटेस्ट वाली के साथ ही होगी। अब यहाँ पर तीन पैरामीटर हैं, तो अकॉर्डिंग टू रूल तीन आर्गुमेंट देने पड़ेंगे, क्योंकि कोई डिफॉल्ट भी नहीं है यहाँ पर। तो इस वजह से इस वाली कॉल के लिए यही डेफिनेशन मिलेगी, और ये इसके कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ दो आर्गुमेंट है, यहाँ पर तीन है, इसलिए क्या आ जाएगी, इसके लिए एरर आ जाएगी। तो मिसिंग वन रिक्वायर्ड आर्गुमेंट सी, यानी कि पहले वाली डेफिनेशन को वो पिक ही नहीं कर रहा है। सी प्लस प्लस और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सही है, इसके लिए यही चलेगी, इसके लिए यही चलेगी, बट इट इज नॉट ट्रू इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। So there is a one word to represent this concept in C++ and Java, that is known as function overloading. In Python function overloading का concept नहीं होता है, क्योंकि Python में हमेशा फंक्शन की लेटेस्ट डेफिनेशन ही चलती है, नो मैटर पहली डेफिनेशन में कितने पैरामीटर थे और अभी वाली में कितने हैं, हमेशा लेटेस्ट वाली ही चलेगी। तो अब अगर पाइथन के अंदर मैं फंक्शन ओवरलोडिंग के जैसा कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा? मतलब कॉल करने वाले को मैं ये कह रहा हूँ आप चाहे दो दो, चाहे तीन दो, चाहे चार दो, चाहे पांच दो, फिर भी चलेगा, तो कैसे चलाऊं?
कल पढ़ाया था, आर्बिट्रेरी पोजिशनल पैरामीटर का यूज करके, जिसमें कॉल करने वाला जितने चाहे उतने दे सकता है। सी प्लस प्लस और जावा में इस पर थोड़ा कम ध्यान दिया गया, और हम पैरामीटर में उलझे रहते हैं। पाइथन ने उसका एडवांटेज लिया। ठीक है, तो फिलहाल पाइथन में ये चले, तो फिर ये डेफिनेशन तो कभी नहीं चलेगी, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। ये डेफिनेशन अगर आपको चलानी है तो आपको इस समय चलानी है, क्योंकि जिस समय ये फंक्शन कॉल होगा उस समय लेटेस्ट यही है, और उसके हिसाब से ये मैच हो रहा है, दो आर्गुमेंट हैं, दो ही पैरामीटर। अब जब ये डेफिनेशन आ गई तो उसके बाद अब आप तीन वाला ही चला सकते हैं। अब दो वाला चलाएंगे तो एरर आ जाएगी। ठीक है, उस समय चल रही है। तो इस तरह से पाइथन के अंदर फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती, हमेशा लेटेस्ट डेफिनेशन को पिक करेगा। अब जैसे यही काम मुझे पाइथन में करके दिखाना है। ठीक है, मुझसे कहा गया एक फंक्शन बना के दिखाओ, शो नाम का, जो दोनों कॉल के लिए वैलिड हो, तीन के लिए भी हो, दो के लिए भी हो। तो मैंने कहा देखो, अब ये टपल की फॉर्म में 0 to n रिसीव कर सकता है। हम तो सी प्लस प्लस जावा से भी चार कदम आगे निकल आए। अगर ये है तो भी चलेगा, ये है तो भी चलेगा, और जितना माना है उतना लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा ही चलेगा। सी प्लस प्लस जावा वाले परेशान हो जाएंगे इन पांचों को चलाने में, पांच फंक्शन बनाने पड़ेंगे उनको। अब हम एक से लाखों फंक्शन वाला काम कर सकते हैं, एक से ही। ये अप्रोच जावा को बहुत पसंद आई। जावा ने अपने वर्जन 5 में, JDK 5 में, फिर इसको अपने अंदर जगह दी, डी आर्क्स नाम से, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट नाम, डॉट 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 सिंटैक्स होता था बहरहाल। तो इस तरह से इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को पाइथन में आप इस कॉन्सेप्ट से अचीव कर सकते हैं।
अब मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन बनाया और ये फंक्शन लेट अस सपोज ऐड नाम से बना दिया, ए और बी नाम के पैरामीटर कर दिए मैंने। इस बार मैं इनको प्रिंट ना करा के थोड़ा सा लॉजिकल करता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट को बताया जा सके। मैंने यहाँ पर ए प्लस बी कर दिया। अब जो कॉल करने वाला है उसको ये तो पता है कि मुझे दो आर्गुमेंट देने पड़ेंगे ए और बी के लिए, लेकिन अब वो अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मेरे दिमाग में कैसे आएगा कि वो इंटीजर ही होने चाहिए आर्गुमेंट। अभी तक हम बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट के नाम पर इंटीजर चला रहे थे 10 20, लेकिन ये रूल नहीं होता है। आर्गुमेंट आप किस टाइप के पास करोगे ये आप डिसाइड करते हो। मेरा मन, मैं तो फ्लोट दूंगा 4.5 7 ऐसे करके। क्या ए और बी मना कर देंगे? आर्गुमेंट किसी भी टाइप के हो सकते हैं, सिर्फ इंटीजर नहीं होते हैं। अब तक के सफर में जितना हम आगे आ गए फंक्शन में, हम आर्गुमेंट के नाम पर सिर्फ इंटीजर देते आ रहे थे। अब हमें इसी चीज को थोड़ा समझना है कि ब्रेन के अंदर ये फिक्स ना हो जाए कि आर्गुमेंट सिर्फ इंटीजर होते हैं। आर्गुमेंट कोई भी पाइथन टाइप हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बूलियन हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकती है, या फ्यूचर में आने वाले जितने डेटा टाइप हैं कोई भी हो सकता है। तो अभी बताओ ए में 4.5 आएगा, हमने कहा 100% आएगा। ए को दिक्कत ही नहीं इस बात से, बी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखो कि आगे ए और बी का इस्तेमाल जिस लॉजिक में कर रहे हो, क्या वो लॉजिक फ्लोट पे चल जाएगा? हमने कहा प्लस है, चल तो जाता ही है, तो फिर चल गया तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पर ऐड फंक्शन को ऐसे कॉल कर दिया और यहाँ 3,4 कर दिया, तो हमने कहा तीन इंटीजर है, चार भी इंटीजर है, ए में चला गया 3, बी में आ गया 4, प्लस इंटीजर पर चली जाता है। ठीक है। और सर अगर मैंने आधे आधे कर दिए, तो यहाँ पे कर दिया मैंने मान लो 3 और यहाँ कर दिया 3.5, तो ए में चला गया 3 और बी में आ गया 3.5, प्लस कह रहा है। कोई बात नहीं, अगर इंटीजर और फ्लोट पर मुझे चलाओगे तो मैं इंटीजर को पहले इंटरनली फ्लोट बना देता हूँ और फ्लोट में रिजल्ट लाकर आपको दे दूंगा। तो प्लस कह रहा है मुझे समस्या अभी भी नहीं है, हमारा गुड लक कि हम बच के निकल गए। अब यहां पर मान लो किसने लिख दिया नो, और यहां लिख दिया किसी ने आइडिया। अब सर प्लस पर दो स्ट्रिंग है, तो हमारा गुड लक अभी भी कॉन्कैट हो जाएगा, मर जाएगा, चल गया। लेकिन अब अगर हमने ऐसे कर दिया, ये 3 और ये नो, अब प्लस बोलेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं फेल हो जाऊंगा। दो स्ट्रिंग पर मैं मर्जिंग कर देता हूं, दो इंटीजर को संभाल लूंगा, दो फ्लोट संभाल लूंगा। एक इंटीजर एक फ्लोट आएगा तो संभाल लूंगा, लेकिन एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग आएगा मैं नहीं संभाल पाऊंगा, अब तो मैं एरर दूंगा, अनसपोर्टेड ऑपरेंड, अब नहीं चलेगा। प्लस इंटीजर और स्ट्रिंग के साथ फेल हो जाता है। तो अब ये बताओ, यहाँ पे अगर मुकदमा चलाया जाए तो कौन गलत है? जिसने फंक्शन बनाया वो गलत है, या जिसने फंक्शन कॉल किया वो गलत है? दोनों अपनी भी दलीलें देंगे दोनों लोग, हम और आप जज बनेंगे। अब बताओ, कॉल करने वाला गलत है? नहीं, क्रिएट करने वाले उसने क्रिएट बताया। कॉल करने वाला ये कह रहा है कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या देना है? तो इसका मतलब ये है कि कॉल करने वालों को डेफिनेशन के अंदर सब दिख रहा है। अगर इतना वो समझदार होता तो खुद ही ना कर लेता अपना फंक्शन बना के काम, आपका फंक्शन क्यों यूज करता फिर वो? कॉल करने वाले को इतनी समझ नहीं है ना, इतनी अकल नहीं है ना उसके अंदर, तभी तो आपका फंक्शन यूज कर रहा है वो। अगर उसमें इतनी अपनी समझ होती तो खुद ही बना लेता अपना कोड, आपका फंक्शन क्या यूज करता वो? तो कॉल करने वाले को नादान कहा जाएगा इसमें, गलती उसकी नहीं है। गलती है जो पैसे कमा रहा है, पैसे कौन कमाता है? जो डिफाइन करता है।
कॉल करने वाला तो फ्रेशर होता है, इसको क्या कुछ नहीं मिल रहा होगा, है ना। कॉल करने वाले को ही जिम्मेदार, सॉरी, डेफिनेशन करने वाले को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो गिल्टी कौन निकला? डेफिनेशन वाला। कॉल करने वाले को बरी कर दिया गया कि अभी तुम जाओ, तुम्हारी गलती नहीं है। तो अब डेफिनेशन देने वाला कह रहा है चलो मैंने अपनी गलती मान ली, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताओ पाइथन में किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप बताने का रिवाज भी तो नहीं है। भाई सी में, जावा में रिवाज होता था, क्या होता था रिवाज, कि अगर कोई वेरिएबल लिखना है एज नाम का, तो इसके पहले ऐसे लिखना होता था, इंटीजर एज, है ना। अगर किसी को फ्लोट टाइप का चाहिए तो ऐसे लिखते थे, फ्लोट करके, ठीक है। और सी और जावा वाले क्या करते थे, यहाँ पर ऐसे बताते थे भाई इंटीजर चाहिए यहाँ पर और इंटीजर चाहिए यहाँ पर। अब पाइथन में रिवाइज तो आई नहीं बताने का, क्योंकि पाइथन एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब है कि अब फंक्शन डिफाइन करने वाला प्रोग्रामर अपनी गलती मानने के अलावा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कोई तरीका ही नहीं है ये बताने का कि कॉल करने वाले आपको क्या देना है, इंटीजर देना है कि फ्लोट देना है, क्योंकि पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। ये सिर्फ स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज की फैसिलिटी है कि उसमें पैरामीटर के पहले क्या लगाया जा सकता है, डेटा टाइप लगाया जा सकता है। इस समस्या को अच्छा सर लिख दें तो हमने कहा एरर आ जाएगी, लिख ही नहीं सकते पाइथन में, एरर आ जाएगी। अभी सी लैंग्वेज होती चल जाता, जावा होती चल जाता, सी प्लस प्लस होती चल जाता, ठीक है। तो अब बात आती है कि फिर इस समस्या का कोई बढ़िया समाधान क्या दिया जाए। तो पाइथन ने अपने आप को बदला, मतलब यहाँ पर जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेफिनेशन देने वाले आपकी गलती भी नहीं है, कॉल करने वाले गलती आपकी भी नहीं है, गलती पाइथन की है, कि पाइथन लैंग्वेज में इसका कोई समाधान नहीं है, ना इसमें डिफाइन करने वाले की कुछ गलती है और ना कॉल करने वाले की गलती है, ठीक है। तो अब पाइथन ने क्या करा, अपने आप को इम्प्रूव करा, और पाइथन ने अपने अंदर एक कॉन्सेप्ट ऐड करा जिसका नाम है टाइप एनोटेशन। आई गेस 3.4 वर्जन में टाइप एनोटेशन कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया था, 3.4 वर्जन में। उससे पहले ये समस्या समस्या रहती थी, और उससे पहले पाइथन का इतना हैवी यूसेज भी नहीं हो रहा था। तो जब पाइथन का यूसेज बढ़ना शुरू हुआ, तब पाइथन के क्रिएटर को लगा कि इस मामले में कुछ हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हमारे जो डेवलपर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स जेन्युइन है इस मामले को लेकर, इसको हमें कुछ देखना चाहिए। कॉन्सेप्ट आया तो यहाँ तो एरर ही आएगी, ठीक है। अब कमेंट दे सकते हैं, लेकिन थिंग इज कि अगर आप कमेंट में दोगे तो कॉल करने वालों को कमेंट पढ़ने को कैसे मिलेंगे। कमेंट तो वो पढ़ेगा ना जिसने फंक्शन डिफाइन करा होगा, कमेंट कहाँ लिखोगे, फंक्शन के अंदर ही लिखोगे। अब कॉल करने वाला कह रहा है कमेंट में कैसे पढ़ूं, है ना। तो जो भी आप तरीका यूज कर रहे हैं उस तरीके में बस एक ही तरीका बचता है कि कॉल करने वाले को लिख कर दो कागज पे, या उसे फोन करो या व्हाट्सअप करो कि मेरे फंक्शन में ये दो हैं और अंदर इसके मैंने जो लॉजिक लिखा है वो ऐसा है जो इंटीजर फ्लोट पे चलेगा, जब कॉल करना तो ऐसे ही करना, तो चल जाओगे वरना फंस जाओगे। यही तरीका होगा, तो कागज पे लिख के देना पड़ेगा कॉल करने वाले को। कोड के अंदर कमेंट से भी काम शायद ना चले, क्योंकि कमेंट पढ़ने के लिए फंक्शन को ओपन करके देखना पड़ेगा उस कॉल करने वाले को, और कॉल करने वाला ये सब नहीं करना चाहता। अगर वो फंक्शन को देख रहा है इट दैट मीन्स कि वो अपने ही बना लेगा, और शायद आप ही सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अपना लॉजिक उसे खुद डिफाइन नहीं करना चाहोगे, खुद दिखाने नहीं चाहोगे, तभी तो हम दिखा भी रहे हैं, आने वाले टाइम पर आप इसको दिखाने नहीं चाहोगे, वरना अगर वो देख लेगा तो उसका जैसा लॉजिक खुद ही लिख लेगा और नए नाम से आ जाएगा मार्केट में, देखो मैंने बनाया है ना। चलो तो अब जो आगे का टॉपिक है वो देखते हैं। कॉन्सेप्ट है टाइप एनोटेशन का। टाइप एनोटेशन क्या कहता है कि हम जब कोई वेरिएबल बनेगा, पैरामीटर बनेगा, तो पैरामीटर के साथ कॉलन लगाएंगे, और कॉलन के बाद फंक्शन ये बताएगा एक्सपेक्टेड डेटा टाइप फॉर दिस पैरामीटर। फंक्शन क्या चाहता है वो बता दे, इंटीजर क्या चाहता है हमने कहा। अब पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड होने की वजह से इस रूल को फोर्स नहीं किया जा सकता,
कि कॉल करने वाले को हम फोर्स कर दें कि भाई आपको इंटीजर ही देने हैं, लेकिन कॉल करने वाले को हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें ए और बी में इंटीजर चाहिए, तो हमारा फंक्शन सही चलेगा। अगर आपने ए और बी में इंटीजर नहीं दिया तो कह नहीं सकते कि अंदर का कोड चलेगा कि नहीं चलेगा। चलने लायक होगा तो चल जाएगा, नहीं चलने लायक होगा तो एरर आ जाएगी। अब ये कोड आप ये दे रहे हो, तो इस बार गलती कॉल करने वाले की है, एरर नहीं आएगी। यानी कि अभी भी ए फ्लोट को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि पाइथन में अभी भी कोई तरीका नहीं है कि किसी वेरिएबल को स्ट्रिक्टली आप ये बता पाए कि आपको इसी टाइप की वैल्यू पे ही चलना है, किसी और की आए तो मना कर देना। ये फैसिलिटी पाइथन में शायद कभी नहीं आ पाएगी। क्यों? क्योंकि पाइथन का नेचर ही चेंज हो जाएगा, डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के आ जाने से कोई भी पैरामीटर एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट कर सकता है कॉल करने वाले से कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे इंटीजर के साथ अगर यूज करा जाएगा तो मैं स्मूथली चलूंगा, अगर आप मुझे कोई और वैल्यू देंगे तो मना नहीं करूंगा, लेकिन स्मूथ एग्जीक्यूशन मेरा हो पाएगा आगे के कोड में, नहीं ये श्योरिटी नहीं होगी। तो चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, सब चलेंगे, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और टाइप एनोटेशन का फायदा क्या हुआ? जिम्मेदारी कॉल करने वाले की आ गई। कॉल करने वाले अब आपको ब्लेम मिलेगा कि आपने इंटीजर दिया, सही है, आपने यहाँ पे स्ट्रिंग क्यों दिया? जब ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे इंटीजर चाहिए, तो आप फुल स्ट्रिंग क्यों दे रहे हैं? अब अगर कुछ गलत होगा तो इसको पकड़ा जाएगा कॉल करने वाले को कि अब गलती आपकी है, ना पाइथन की है ना डिफाइन करने वाले की। एरर आ गई, आएगी वो। लेकिन अब गलत कौन है वो डिसाइड हो गया कि अब गलत है कॉल करने वाला, है ना? तो इस तरह से जब किसी को फंक्शन दिखाया जाता है तो अंदर की चीजें छुपा ली जाती हैं, लेकिन हेडर बताया जाता है। और जब हेडर बताया जाएगा तो हर पैरामीटर का टाइप हिंट भी उसको पता चल जाता है कि कौन से फंक्शन में कितने पैरामीटर हैं और उनमें किस किस टाइप का डेटा जाना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आ गया टाइप एनोटेशन। वेरिएबल लेंथ तो टपल ही हो गए ना, बाय डिफॉल्ट एक टपल बनता है, एक डिक्शनरी बनता है, जो ऑर्डनरी के है उन्हीं के साथ चलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट है हमारा टाइप एनोटेशन। 3.4 में या 3.3 में ऐड किया गया, तो लेट मी चेक द करेंट। 5 में 3.5 में ऐड किया गया था। ठीक है, September 13, 2015, इतना तारीख याद करने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा समझ में आ गया। इट वॉज एडिड इन 3.5।
तो टाइप annotation just adds hint for a variable or parameter that this variable or parameter is expecting this type value to perform the operation smoothly. तो अगर आप किसी दूसरे टाइप की पास करते हैं तो ये मना नहीं करेगा, बट ये वेरिएबल आगे जहां यूज हो रहा है वहां पर ऑपरेशन फेल होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ये एक तरीके से कमेंट कह सकते हो, लेकिन ये जो कॉल करने वाला होगा फंक्शन को उसको विजिबल होगा। इससे कोड ज्यादा रीडेबल हो गया, क्लैरिटी ज्यादा आ गई कॉल करने वाले को। तब इस चीज को मैं सिंपल वेरिएबल के साथ करके दिखाऊंगा। यही एज कॉलन इंटीजर, मैंने इसमें 10 डाल दिया, एकदम सही है। एज वेरिएबल की वैल्यू 10 आ जाएगी। और अगर आपने एज इक्वल टू ऐसे करके यहाँ 5 डाल दिया तो कोई एरर नहीं है सर, एकदम फर्स्ट क्लास है। आप अच्छे प्रोग्रामर नहीं है लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पाइथन को सब चलेगा। अब ऐसे वेरिएबल का इस्तेमाल आगे कहीं प्लस माइनस में हो रहा हो, गुणा भाग में हो रहा हो, तो फेल होगा ऑपरेशन आपका। भाई आगे का कोड लिखने वाले ने शायद ये सोच के लिखा होगा कि एज में इंटीजर आएगा उसके हिसाब से आगे इस पे कैलकुलेशन करते हैं, बट आपने डाल दिया इसमें स्ट्रिंग, तो आगे ऑपरेशन फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ गए। ठीक है, चलो भाई, टाइप एनोटेशन आ गए। तो अब सर पाइथन 3.5 से पहले फिर कैसे काम होता होगा? हमने कहा पाइथन 3.5 से पहले ऑपरेशन को सेव करने के लिए प्रोग्रामर को एक अच्छा कोड लिखना होता था। अच्छा कोड लिखना होता था मतलब इफ टाइप ऑफ ए इज इक्वल टू इंटीजर एंड टाइप ऑफ बी इज इक्वल टू इंटीजर, तब काम करेंगे। ऑपरेशन फेल नहीं होने देंगे। एरर की जगह पर हम अपना एक फ्रेंडली मैसेज दे देंगे। तो प्रोग्रामर की जो कोडिंग की लेंथ थी ना वो ऐसे बढ़ जाती थी। एरर वेरर नहीं आएगी, लेकिन फ्रेंडली मैसेज आ गया बस एक। अब सोचो अगर मैं कहूँ सर इंटीजर पे भी चला दो, फ्लोट पे भी चला दो, तो इफ एलिफ एलिफ अपने और बढ़ाओ। जिन जिन पर आप ए और बी के साथ काम करना चाहते हो सबके इफ एल्स लगा के अपना लिखो, और जब आपके हिसाब से आ जाए तो लॉजिक लिखो, जब ना आए तो एल्स लगा के अपना ऐसा कुछ कर लो। ये चलता था पहले। चलो ठीक है, तो टाइप एनोटेशन का मीनिंग समझ में आ गया क्या? तो इंटरव्यू के अंदर कई बार ऐसा पूछा जाता है कि पाइथन के कुछ डिसएडवांटेजेस बताइए। सब पाइथन के फायदे बताते हैं, तो कोई आपसे पूछे पाइथन के नुकसान बताइए, या पाइथन में प्रोग्रामर्स को क्या चीज़ पसंद नहीं है, तो आप दो आंसर देंगे अब तक जो पढ़ाया है उसमें। पहला, पाइथन का जो एग्जीक्यूशन है कंपेयर टू सी जावा स्लो है। आप ये कह दो पाइथन का एग्जीक्यूशन स्लो है तो बात थोड़ी गलत हो जाएगी। किससे स्लो है?
ऐसी लैंग्वेज भी हो सकती है जो पाइथन से भी स्लो हो, उनसे तो फास्ट हो गया। और ऐसी लैंग्वेज हो सकती हैं जो पाइथन से फास्ट होंगी तो पाइथन स्लो हो गई। तो कंपेयर टू सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये तीन लैंग्वेजेस में टेस्टेड प्रूवन है कि पाइथन स्लो होती है। ठीक है। उसके बाद दूसरा डिसएडवांटेज है, पाइथन इज नॉट ए टाइप सेफ लैंग्वेज। टाइप सेफ्टी नहीं है पाइथन। टाइप सेफ्टी का मतलब है, हम किसी वेरिएबल पर अगर कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस वेरिएबल में वैल्यू ये आएगी, और उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा कोड लिखा हुआ है। अगर वो वैल्यू आ गई तो स्मूथ एग्जीक्यूशन होगा, और अगर वो वैल्यू नहीं आई तो कोड आपका फेल हो जाता है। तो ऑपरेशन टाइप सेफ इसमें नहीं है। टाइप सेफ्टी के लिए फिर क्या करना है? टाइप सेफ्टी के लिए फिर इस तरह से इफ एल्स लगाकर आपको अपना कोड मैनेज करना पड़ता है, जो कि थोड़ा लेंदी हो जाता है लार्ज स्केल पर अगर हम देखें तो। ये पाइथन के अब तक जो पढ़े हैं, दो डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं। हम्म, अब एक और कॉन्सेप्ट देखो फंक्शन का, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट कॉन्सेप्ट फंक्शन का। मान लीजिए कोई फंक्शन है मेरे पास, सिंपली शो नाम का फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर मैंने कोई लोकल वेरिएबल बनाया। ठीक है। उसके बाद मैंने इस एक्स को प्रिंट करा लिया। मैंने शो फंक्शन कॉल किया, शो फंक्शन कॉल हुआ, एक्स आया, प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने जो नया करा वो ये, मैंने यहाँ पर एक्स को प्रिंट करा। बताओ क्या आंसर है? क्यों एरर क्यों आएगी? क्योंकि एक्स फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया वेरिएबल है, और किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन किया गया वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल। तो ये हमारा लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल लाइक ए लोकल ट्रेन, मुंबई की दिल्ली तक नहीं आ सकती, मुंबई तक रहेगी। ये इसका मुंबई है। ठीक है। तो अब रन करेंगे तो एरर आएगी। तो फंक्शन का जो लास्ट चैप्टर है वो हमें ये सिखाता है कि फंक्शन के लोकल वेरिएबल को कॉल करने वाले स्टेटमेंट तक कैसे पहुंचाया जाए, सो डैट उसके आगे के प्रोग्राम में वो अवेलेबल हो पाए। फिर समझेंगे। हम चाहते हैं किसी भी फंक्शन के अंदर का लोकल डेटा फंक्शन के बाहर अवेलेबल हो जाए। कब से? जब फंक्शन कॉल हो तब से लेकर आगे के प्रोग्राम तक, उससे पहले नहीं। फंक्शन कॉल होने से आगे के प्रोग्राम तक अवेलेबल हो। कैसे करेंगे इस काम के लिए? ग्लोबल नहीं बनाना है। ग्लोबल की कुछ लिमिटेशंस हैं जिनकी भी हम आगे चलकर कुछ डिस्कशन करेंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं सब ग्लोबल बना दो एक्स के लिए और आगे एक्सेस हो जाएगा। ग्लोबल नहीं बनाना है। क्यों सर, बना सकते हैं, अच्छा तरीका है, तो क्यों नहीं बनाना चाहते, क्या दिक्कत आ रही है? चलो, उसका आंसर पहले दे देते हैं, समझ में थोड़ा कम आएगा लेकिन फिर भी दे देते हैं। अभी फंक्शन के बाद मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, फंक्शन का ही एक्सटेंशन होगा, जिसमें हम दो अलग प्रोग्राम बनाएंगे। एक अलग प्रोग्राम, एक अलग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में फंक्शन को डिफाइन करेंगे।
और अभी तक हम उसी प्रोग्राम से कॉल करते हैं। फंक्शन का एक्चुअल यूसेज तब होता है जब उसे कॉल दूसरे प्रोग्राम से किया जाए, सेम से नहीं। अब ये प्रोग्रामर अलग है, ये प्रोग्रामर अलग है, ये सीनियर है, ये जूनियर है। अब फंक्शन का जो एक्चुअल मीनिंग होगा वो अगले चैप्टर में आपको समझ में आएगा। अभी तो बस आप सीख रहे हैं कि फंक्शन बनाते कैसे हैं और कॉल कैसे करते हैं। अब मैं इसको यहां से कॉल करूँ, ठीक है। अगर मैंने यहां पर कोई डेटा रखा और उसको बना दिया ग्लोबल, तो ग्लोबल प्रोग्राम तक सीमित होता है, प्रोग्राम के बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये वाला डेटा यहां चाहिए तो नहीं मिलेगा। तो ग्लोबल की भी एक बाउंड्री है कि जिस प्रोग्राम में वो फंक्शन बनाया गया है, अगर आपने उसके अंदर का लोकल डेटा ग्लोबल बना दिया, तो वो फंक्शन जब उसी प्रोग्राम से कॉल होगा तब तक तो आपको सही लगेगा, कोई समस्या शायद ना आए। लेकिन जैसे ही आप दूसरे प्रोग्राम से फंक्शन कॉल करने आएंगे, ग्लोबल वहां नहीं पहुंच सकता। ग्लोबल कह रहा है मैं इसी प्रोग्राम का हूं, दूसरे का नहीं हूं, वहां पर मुझे आप यूज नहीं कर सकते। तो हमें एक दूसरा तरीका सिखाया जा रहा है। दूसरा तरीका ये कहता है कि किसी भी फंक्शन के लोकल वेरिएबल को अगर आप कॉल करने के बाद से कहीं भी यूज करना चाहो, कॉल करने के बाद से, चाहे आप सेम प्रोग्राम पे कॉल करो और इसके लेके बाद से मिलेगा, चाहे दूसरे प्रोग्राम से कॉल करो, कॉल करने के लेके बाद से मिलेगा। तो वो तरीका हमें सीखना है, क्योंकि वो तरीका चाहे प्रोग्राम दूसरा हो, प्रोग्राम ही नहीं सर, अगर कंप्यूटर भी दूसरा है तो फर्क नहीं पड़ता। ये एक अलग कंप्यूटर है, इंडिया में चल रहा है, ये अलग कंप्यूटर है, अमेरिका में चल रहा है, बीच में इंटरनेट है, बस फर्क नहीं पड़ता। फिर भी यहाँ के डेटा वहां पहुंचेगा, इंडिया का डेटा यूएस में पहुंचेगा, फंक्शन डिफाइन है यहाँ पर, कॉल हो रहा है वहां पर, ग्लोबल से नहीं पहुंच सकता सब, वो तो प्रोग्राम में खत्म हो जाता है। चलो समझ में आ गया। हाइपोथेटिकली हमने इसको करके देखा नहीं, क्योंकि जब दूसरा प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे तब ये बात समझ में आएगी। तो फिलहाल मान लेते हैं ग्लोबल मना कर रहे हैं, ग्लोबल यूज नहीं करना है। तो यहां से एक नया चैप्टर आता है जिसका नाम है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न, RETURN, रिटर्न स्टेटमेंट। ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट को समझने का कुछ मैं रियल टाइम एनालॉजी यूज करता हूँ जिससे समझना आसान होता है। तो रिटर्न का मतलब होता है, जैसे ये आप हैं और ये आपका फ्रेंड है, अब मान लो इसकी बर्थडे चल रही है। अब आप इसकी बर्थडे पार्टी में गए, गिफ्ट लेके जाओगे। अब ट्रेंड क्या चल गया है, रिटर्न गिफ्ट का। हमारे टाइम पर तो होता ही नहीं था, आपके भी साइड नहीं होगा। अब आने वाली जो जनरेशन चल रही है, रिटर्न गिफ्ट चाहिए, तो अब ये इसको रिटर्न गिफ्ट देगा। ऐसे मान लो ये फंक्शन डेफिनेशन है, ये फंक्शन कॉलिंग है। जब किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो डेफिनेशन को अगर हम कुछ गिफ्ट देना चाहें तो आर्गुमेंट से दे सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ पास करूं 10 20, तो यहाँ पर रिसीव किया जा सकता है। मतलब कॉल करने वाले ने डेफिनेशन को कुछ दे दिया डेटा। अब डेफिनेशन भी अगर वापस करना चाहती है कॉल करने वाले को, कुछ भी वापस वापस करना चाहती, दैट मीन्स रिटर्न। ठीक है, तो वो चैप्टर हमारा अभी रह गया है, वो हमें पढ़ना है। तो सेम रिटर्न वर्ड का यूज पाइथन में किया जाता है। तो रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करके डेफिनेशन से जो भी डेटा जनरेट हुआ है और वो लोकली है, तो आप उसे कॉल करने वाले को वापस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रिटर्न का कॉन्सेप्ट हमारा आता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे, रिटर्न तो हम पढ़ेंगे ही। जब हमारा दोस्त हमें रिटर्न गिफ्ट दे दे तो ये एक चीज का सिग्नल और भी होता है, पार्टी ओवर, घर जाओ अपने। रिटर्न गिफ्ट कब मिलेगा, लास्ट में मिलेगा। ये तो थोड़ी ना शुरू में आप आए, आपने गिफ्ट दिया और एंड टू एंड ये लो रिटर्न गिफ्ट अपना, ऐसा थोड़ा होता है। रिटर्न गिफ्ट तो लास्ट में दिया जाता है, जैसे है ना, ऐसे ही होता है लास्ट में। चलो इस बात को भी
पाइथन में टेक्निकली अभी समझेंगे हम लोग कि अगर कोई फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर से रिटर्न किया जा रहा है कोई भी डेटा, तो लास्ट में करना है। पहले फंक्शन पूरा डिफाइन कर लो, पूरी पार्टी कर लो, जब फंक्शन खत्म हो जाए लास्ट में रिटर्न करना है, बीच में नहीं करना है। ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट को लेकर तैयार हो गए। तो यहाँ पर हमने रिटर्न कीवर्ड का यूज किया। तो पाइथन में रिटर्न नाम का एक कीवर्ड होता है। रिटर्न कीवर्ड से रिटर्न स्टेटमेंट बनाया जाता है। रिटर्न कीवर्ड कह रहा है, ला मुझे बताओ कौन सा डेटा देना है कॉल करने वाले को। कॉल करने वाले को जो देना है मुझे दे दो, मैं दे आऊंगा उसे जाके। हमने कहा जो एक्स में है वही दे दो। तो कह रहा ठीक है एक्स लिख दो मेरे पास। सीधा 10 है 10 दे दो। कोई एक्सप्रेशन है, कोई एक्सप्रेशन दे दो। तो रिटर्न के आगे आप चाहे वेरिएबल लिखें चाहे वैल्यू लिखें, कोई एक्सप्रेशन लिखें, उससे फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा चलो फिलहाल यही है। अब रिटर्न ये कह रहा है कि मैं आ गया फंक्शन में, अब मेरे आगे कुछ और नहीं आएगा। मतलब आपका मन कर रहा है कुछ और भी लिखूंगा यहाँ पर ऐसे करके, तो मन की नहीं सुननी है अपने, क्योंकि मैं आ गया मतलब पार्टी खत्म। अब इसका मतलब फंक्शन एग्जीक्यूट आगे नहीं होगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट must be the last statement in your function definition. And if you write any code after return, then it will not be executed. ये जो स्टेटमेंट है ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, बात अभी आधी हुई। अब जो वैल्यू रिटर्न हो रही है ये कॉल करने वाले को मिलेगी। कॉल कहां से किया गया है फंक्शन को? लाइन नंबर 7 से। अब जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाए और वो फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न करे, तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिटर्न हुई वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में संभाल कर एक वेरिएबल में रख लें। वो वेरिएबल का नाम आप चाहे एक्स रखो चाहे वाई रखो चाहे जेड रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्स रखोगे तो भी ठीक है क्योंकि ये इसका लोकल एक्स है, ये ग्लोबल वाला एक्स हो गया। ये अलग है, ये अलग है। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका नाम वाई रखो। अब जो वैल्यू एक्स में थी 10, ये वैल्यू ही कहां जाकर स्टोर हो गई हमारी? इस फाई में जाकर स्टोर हो गई। कब? जब ये फंक्शन कॉल होगा और फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट हो रही है और रिटर्न स्टेटमेंट चला, तो जो भी रिटर्न के आगे वैल्यू लिखी थी वो जाके इस वेरिएबल में स्टोर हमारी हो जाएगी। कुल मिलाकर एक्स की वैल्यू 10 ही इसमें आकर स्टोर हो गई। अब आगे के प्रोग्राम को अगर एक्स यूज करना है तो वो एक्स के नाम से ना करके किसके नाम से करेगा? वाई के नाम से करेगा, क्योंकि जो एक्स के पास था लोकल वही चीज रिटर्न होकर कहाँ आ गई? यहाँ पर हमारा वाई के अंदर। अब आगे के प्रोग्राम में जब चलेगा तो वाई। अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? सबसे पहले ट्रू फंक्शन कॉल होगा। ट्रू फंक्शन कॉल होने पर मेमोरी के अंदर एक्स की 10 आ गई। उस समय तक आउटपुट कुछ नहीं है। ये लाइन चली, आउटपुट आ गया 10। रिटर्न हो गया एक्स। जैसे ही रिटर्न एक्स हुआ वैसे ही एक्स की वैल्यू इसमें आकर स्टोर हो गई और ये कॉल कंप्लीटेड हो गई। ठीक है, अब प्रिंट हेलो चलेगा ही नहीं, फंक्शन रिटर्न के बाद नहीं चलता। अब ये कॉल कंप्लीट हो गई, आगे कोड चले आगे चलेगा तो इस प्रिंट की वजह से वाई प्रिंट होगा। क्या प्रिंट हो जाएगा फिर से? और रिटर्न के बाद जो लिखा है उसका बनेगा मशीन कोड। रिटर्न के आगे आपने जो भी लिखा है उसका कोड बनेगा, उसमें गलती वलती चेक। ये तो लोगों का कहना यह है कि बिना मतलब टाइम खराब कर रहे हो इंटरप्रेटर का। कंपाइल करेगा, बाइट कोड बनेगा, मशीन कोड बनेगा, चलेगा बिल्कुल नहीं। तो क्यों टाइम लगवा रहे हो इंटरप्रेटर का अपना कोड इस तरह से चेक कराने में? जब चलना ही नहीं है तो लिख ही क्यों रहे हो? क्योंकि इंटरप्रेटर इग्नोर नहीं कर रहा है। या तो इसको इग्नोर कर दे। तब करेगा जब इसको रीड ही ना करे। रीड करता है कंपाइल करने के लिए, मशीन कोड बनाएगा ऐसे स्टेटमेंट, बट फायदा कुछ नहीं हुआ, आपने टाइम जब और ज्यादा लगवा दिया इंटरप्रेटर का। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो, तो मैंने कमेंट कर दिया ताकि पता चले कि हाँ ये क्या था हमारा। तो इस तरह से रिटर्न स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट हमारा पाइथन में आता है। किसी भी फंक्शन डेफिनेशन से जो भी डेटा जनरेट हुआ है
अगर उसको आप कॉल करने वाले को देना चाहते हैं तो रिटर्न का यूज करके दे सकते हैं। रिटर्न एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो एक्रॉस प्रोग्राम, एक्रॉस मशीन भी काम करता है। आप किसी भी लैपटॉप से फंक्शन कॉल अगर कर पा रहे हैं, आपने सीख लिया अगर वो तरीका, तो ये फंक्शन उसी जगह वापस करेगा वैल्यू जहां से कॉल किया गया था। तो रिटर्न को कॉल वाले से मतलब है, कॉल कहाँ से हो रहा है, स्टेटमेंट वहां जाएगा रिटर्न करने के लिए। ठीक है। तो सर इसका मतलब तो ये हो गया कि रिटर्न कीवर्ड फंक्शन के अलावा कहीं यूज ही नहीं हो सकता, हमने कहा। रिटर्न कीवर्ड अगर फंक्शन नहीं है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तभी तो अब तक नहीं पढ़ा था। अब जैसे इफ हो गया, फॉर हो गया, इंट हो गया, ये सब तो कहीं लगा लो, जहां मन करे वहां लगा लो। ब्रेक कीवर्ड बिना लूप के नहीं चलेगा, कंटिन्यू बिना लूप के नहीं चलेगा, रिटर्न बिना फंक्शन के नहीं चलेगा। कुछ कीवर्ड ऐसे हैं जो स्पेसिफिक टॉपिक के लिए ही बनाए गए। इट इज यूज्ड बाय फंक्शन टू रिटर्न, करेक्ट बराबर। बोलो, लोकल डेटा और फंक्शन। फंक्शन से इसी को रिटर्न किया, तो इनफाइनाइट लूप क्यों नहीं चला है? मैक्सिमम रिकर्जन पे ये रहा है, रिकर्जन है, मतलब इनफाइनाइट लूप क्यों नहीं चला? इन्फानाइट लूप, लूप नहीं, मतलब इनफाइनाइट कॉल। इन्फानाइट कॉल कहीं नहीं चलेगी, मतलब शायद किसी लैंग्वेज में चल जाए, लेकिन अगर कोई फंक्शन अपने आप को अपने अंदर से खुद कॉल कर बैठे तो जनरली हमें उसको इफ एल्स के साथ यूज करना चाहिए ताकि इन्फानाइट रिकर्सन को बचा सके। तो बाय डिफॉल्ट बिहाइंड द सीन क्या होता है, मेमोरी में, स्टैक मेमोरी के अंदर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, और स्टैक मेमोरी की एक लिमिट होती है कि कितनी मेमोरी यूज कर सकता है कोई फंक्शन। इस वजह से ये एरर आपकी आ गई। अब इट इज यूज बाई फंक्शन टू रिटर्न लोकल डेटा टू कॉलिंग स्ट्रिंग। should be the last statement in function. अब
मान लीजिए मैंने कोई शो फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैं लिख दिया प्रिंट दिस इज शो, फिर मैंने कर दिया मान लो रिजल्ट इज इक्वल टू शो प्रिंट रिजल्ट। तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एक्यूरेट आंसर बट लॉजिकल आंसर। तो मुझे बताओ लाइन नंबर 13 पर RES वेरिएबल जो मैंने बनाया है, किसी भी नाम से बना लो, उसमें क्या रिटर्न होकर आएगा? दिस इज शो आएगा या नहीं? नहीं है प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट से सीधा आउटपुट कहाँ जाता है? मेरे आउटपुट स्क्रीन पर, ना कि कॉल करने वाले को रिटर्न होता है। कॉल करने वाले को तो रिटर्न वही होता है जो आपने रिटर्न के अंदर लगाया है। तो अब जब लाइन नंबर 13 को हम देखते हैं तो वहां पर हमसे उम्मीद की जा रही है कि भाई फंक्शन डिफाइन करने वाले ने कोई वैल्यू रिटर्न करा रखी होगी और वो वैल्यू इस वेरिएबल RES वेरिएबल में आ जाएगी। तो डिफाइन करने वाले ने जबकि ऐसा कुछ करा नहीं है। तो पाइथन में एक कॉन्सेप्ट आता है इम्प्लिसिट रिटर्न का। इम्प्लिसिट रिटर्न का मतलब होता है कि अगर आप रिटर्न नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली पाइथन की तरफ से नन वैल्यू NONE नन वैल्यू रिटर्न करा दी जाएगी। ठीक है, तो आप शो फंक्शन कॉल होगा, आउटपुट में दिस शो आएगा, फिर शो फंक्शन रिटर्न करेगा नन वैल्यू, वो वेरिएबल में स्टोर होगी, फिर आप उसे प्रिंट करें या कुछ भी करें उसके हिसाब से आउटपुट आपका आएगा। तो हर फंक्शन, इसका मतलब ये हो गया सर, ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि हर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, क्योंकि जो नहीं करता है पाइथन की तरफ से करा दी जाती है नन। हमने कहा अब ये कह सकते हो कि पाइथन में हर फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, या तो आप अपनी बताते हैं, और अगर आप अपनी नहीं बताते हैं तो इम्प्लिसिटली क्या रिटर्न कर रहा है? वो नन वैल्यू NONE नन वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब अगर मैं खाली रिटर्न लगा के छोड़ दूं और उसके आगे कोई वैल्यू ना बताऊं, कोई वेरिएबल ना बताऊं, तो भी नन अपने आप उसके आगे ले जाएगा। तो रिटर्न स्टेटमेंट ना लिखना या रिटर्न स्टेटमेंट के आगे कुछ ना लिखना, सेम, दोनों ही केस में पाइथन की तरफ से नन वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो सर कोई खाली रिटर्न क्यों लिखेगा? फंक्शन को रोकने के लिए। कई बार अपने लॉजिक में हम फंक्शन में इफ एल्स लगाते हैं, सब कुछ मेरे हिसाब से हो रहा है चलने देते हैं, अगर मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो रोक दो फंक्शन, आगे बढ़ने ही मत दो। तो रिटर्न लगाकर हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। ब्रेक से नहीं कर सकते ना? नहीं, ब्रेक से नहीं कर सकते भाई, ब्रेक तो लूप को ब्रेक करता है, फंक्शन को नहीं करता है। तो रिटर्न फंक्शन को खत्म कर देगा जिस तरह से ब्रेक लूप को खत्म कर देता है। अब अगर एक लॉजिकल कोड बनाया जाए, मान लो मैंने कैलसी नाम का एक फंक्शन बनाया जिसमें 2 पैरामीटर गए, अब C = A+B, D =A×B। मुझसे कहा गया फंक्शन से कुछ प्रिंट प्रिंट मत करना, फंक्शन से सीधा रिटर्न कर दो, जो कॉल करे वो अपना डेटा लेकर आए, हम गुणा भाग करेंगे उस डेटा पर और हमसे रिजल्ट लेके चला जाए। तो एक्चुअल फंक्शन 80% फंक्शन इसी ढांचे पे लिखे जाते हैं। फंक्शन कह रहा है मेरे अंदर लॉजिक लिखा है, अपना डेटा दे जाओ जिस पर वो लॉजिक चलवाना चाहते हो, लॉजिक चलने से जो रिजल्ट जनरेट हुआ मुझसे ले जाओ रिजल्ट, अपना जहां यूज करना अपना कर लेना फिर। ठीक है, तो अब अगर किसी फंक्शन से 2 वैल्यू प्रोड्यूस हुई या मल्टीपल वैल्यूज हैं जिनको मैं कॉल करने वाले को देना चाहता हूं, तो रिटर्न
आपने सी लिखा। सर ये तो हमें कुछ अजीब लग भी रहा है, क्योंकि अभी पढ़ाया आपने। सोचो अगर मैं रिजल्ट को रिसीव करूंगा, कैलसी फंक्शन कॉल करूं और यहाँ 10 और 5 दे दूं, तो सी में तो 15 आ गया होगा, डी में 50 आ गया होगा, लेकिन जब रिटर्न सी चला होगा तो फंक्शन खत्म हो गया होगा और 15 ही रिटर्न हो गया होगा। और अगर मैं प्रिंट करूंगा तो 15 ही मिलेगा मुझे। तो क्वेश्चन वही है कि एक फंक्शन से एक से ज्यादा वैल्यू अगर रिटर्न करनी पड़ गई तो कैसे करेंगे। तो मल्टीपल रिटर्न नहीं लगाने, एक ही रिटर्न में कॉमा लगा के जितनी चाहें उतनी वैल्यू आप लिख सकते। अब रिटर्न ये कह रहा है कि जब मुझसे मल्टीपल वैल्यू कॉमा लगा कर रिटर्न करवाई जाती हैं, तो मैं बाय डिफॉल्ट पहले क्या करता हूं, एक टपल बनाता हूं और उस टपल के अंदर सारी वैल्यू को रखता हूं, और मैं तो टपल रिटर्न कर रहा हूं। तो रिटर्न के नजरिए से वो अभी भी एक ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है, वो कौन है, टपल। अब उस टपल में 100 आ जाए, 1000 आ जाए, वो आप देख लो। तो रिटर्न मल्टीपल वैल्यू के साथ लिखने का सिंटैक्स हो गया, कॉमा लगाई जाओ, लिखते चले जाओ। इंटरनली वो सारी वैल्यूज रिटर्न नहीं होती, वो सारी वैल्यूज एक टपल में रख दी जाती हैं, फिर वो टपल आपकी रिटर्न हो जाती है। तो इस तरह से रिटर्न के लिए अभी भी वो एक ही डेटा टाइप की वैल्यू है, टपल। और अगर आपको टपल जो बनी अपने आप वो पसंद नहीं आई, तो फिर एक काम करो, खुद ही कर लो जो करना है। खुद ही लिस्ट लगा लो, सेट लगा लो, लिस्ट लगा लो, टपल लगा लो, डिक्शनरी। तो खुद से आप रिटर्न के आगे इंट लिखो, फ्लोट लिखो, स्ट्रिंग लिखो, बूलियन लिखो, लिस्ट लिखो, टपल लिखो, डिक्शनरी लिखो, सेट लिखो, फ्रोजन सेट लिखो, कोई मनाही नहीं। लेकिन जब पाइथन के भरोसे रहोगे कि हम तो बस कॉमा लगा दे रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट टपल बनेगी। तो ये लाइन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं कह रहा हूँ ये बात तो मैंने लिख दी।
मैं क्या सोच रहा हूँ लिखने की कि भाई अगर फंक्शन में एक से ज्यादा रिटर्न लगाओगे तो पहला वाला रिटर्न चलेगा, बाकी नहीं चलेंगे। फिर मैंने सोचा ये बात तो मैंने लिख दी कि रिटर्न कैसा होता है, लास्ट स्टेटमेंट होता है। तो अगर जो पहला वाला हो गया तो वो लास्ट ही हो गया, वो उसके आगे वाला कोड तो वैसे ही नहीं चलेगा। तो आप 4 रिटर्न लगाओगे तो पहला वाला रिटर्न के बाद फंक्शन खत्म। तो चाहूं तो लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है तो ये लाइन इस बात को कवर कर रही है। मैंने एक फंक्शन बनाया जो एवरेज निकालने वाला काम करेगा, 3 सब्जेक्ट के मार्क्स लेगा इंटीजर में। अच्छा ये बताओ, अपना काम करने के बाद जो एवरेज वापस करेगा ये, तो एवरेज किस टाइप का हो सकता है? फ्लोट हो सकता है, एवरेज फ्लोट हो सकता है एक्यूरेट मैनर में। तो अभी तक तो कहानी थी ऐसे ही लिख दो, लेकिन अब हमसे कहा जा रहा चाहो तो एनोटेशन यहां भी लगा सकते हो, डैश, एरो, नोट। इसका मतलब है ये फंक्शन हमारा फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकता है। करेगा ऐसा कोई रूल नहीं है, हम बस बता रहे हैं कि एक्सपेक्टेड रिटर्न वैल्यू फ्रॉम दिस एवरेज फंक्शन माइट बी फ्लोट। तो कॉल करने वाला अपना हिसाब किताब ये मान के चले कि उसे जो फ्लोट है वो मिलेगी। जैसे जब हम फंक्शन डेफिनेशन में कॉल करने वाले से ला रहे थे तो कॉल करने वाले बता रहे थे कि कौन सी देनी है, इसी तरह से कॉल करने वाले बता रहे हैं कि वापस जो मिल रही है वो कौन सी हो सकती है। ये हो गया हमारा रिटर्न का एनोटेशन। ठीक है, सिंटैक्स है डैश एरो, उसके बाद डेटा टाइप, फिर इंडेंटेशन का ब्लॉक शुरू। ठीक है, अब यहाँ लॉजिक जो लगाना है अपना लगाओ। तो सर जरूरी है कि जो हमारा एवरेज का लॉजिक होगा संभाल कर एक वेरिएबल में रखना? हमने कहा नहीं, सीधा एक्सप्रेशन लगाओ। अगर आप लगा रहे हो तो सीधा लगाओ p प्लस सी प्लस एम डिवाइड बाई, चाहूं तो पहले इस पूरे को एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, फिर वेरिएबल को रिटर्न कर दो। हमें ये भी तो सीखना है ना कि रिटर्न के आगे एक्सप्रेशन भी आ सकता है। आ गया। अब ऑब्वियसली ये पाइथन में फ्लोट वैल्यू वापस करता है, डिवीजन हमारा। अब कॉल करने वाला जब इसे कॉल करेगा एवरेज फंक्शन को, तो इसमें 3 वैल्यू पास करे। फिजिक्स में 8 नंबर आए, केमिस्ट्री में 9 नंबर आए, और इसमें मान लो 10 नंबर आ गए, या चलो 8 ही आ गए। अब जो रिजल्ट वापस आएगा 8.333। सोचो इसको और अच्छा करना है तो क्या कर सकते हैं? तो ये फंक्शन 2 लाइन में लिखा जा सकता था, एक ही लाइन में सब कुछ सीखने के लिए कि हाँ रिटर्न तो कह रहा है कि मेरे आगे एक्सप्रेशन लिख सकते हो।
सिर्फ ये नहीं कि मेरे आगे वेरिएबल ही लिख सकते। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी फंक्शन टाइप एनोटेशन के साथ जो नए प्रोग्रामर्स हैं उनको रिकमेंड किया जाता है बनाएं। आप ऑनलाइन पोर्टल जितने भी हैं लाइक हैकर रैंक वगैरह, वहाँ पे जाके आप पाइथन के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको इसी ढांचे में कोड लिखने को कहा जाता है। अगर कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो मैं चाहूँ तो उसे किसी वेरिएबल में स्टोर ना करके डायरेक्ट उस एक्सप्रेशन में यूज कर लूं जहां मुझे उस रिजल्ट की जरूरत है। जैसे मैंने सीधा प्रिंट के अंदर ही क्या करा, एवरेज फंक्शन कॉल कर दिया। ठीक है, तो अब एवरेज फंक्शन प्रिंट नहीं होगा, एवरेज फंक्शन कॉल होगा, और एवरेज फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी प्रिंट उसे प्रिंट करेगा। तो प्रिंट के अंदर से जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो कोट्स नहीं लगाने हैं, फिर तो वो स्ट्रिंग हो गया, फिर वो कॉल थोड़ा ना होगा। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन कॉल हो रहा है तो इस फंक्शन कॉल से जो वैल्यू रिटर्न होकर आएगी वो प्रिंट हो। ठीक है, अपेंड एक मेथड है लिस्ट का, जो लिस्ट में किसी वैल्यू को अपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन अपेंड मेथड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। दैट मीन्स अगर जबरदस्ती करोगे तो फिर ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, नन। तो अपेंड मेथड में क्या वापस करता है, नन। जिसने अपेंड मेथड बनाया होगा उसने उसके आगे रिटर्न लिखा ही नहीं होगा। तो लाइब्रेरी के वो सारे फंक्शन, वो सारे मेथड जो बनाते समय उन लोगों ने कुछ रिटर्न नहीं कराया है और हम फिर भी उनको इस तरह से यूज करते हैं तो फिर हमें नन आंसर मिलता है। तो कई बार जब बहुत सारे फंक्शन हम चलाते हैं इस तरह के और हमें नन देखने को मिलता है तो उसका मतलब यही है कि हमें नहीं पता, जिन्होंने बनाया उन्होंने उसे कुछ रिटर्न कराया ही नहीं है। चलो फिलहाल आज इतना ही। फंक्शन के चैप्टर पे कुछ प्रैक्टिस अभी और करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डिक्शनरी वाले मैंने कहा था करने के लिए, करे किसी ने कुछ? कल 14-15 लोगों ने करे थे। तो नहीं है, कोई खास फर्क नहीं है। चलो ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, या तो इनके सॉल्यूशन आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, सेट वाले हो गए थे पूरे? सेट वाला अगर किसी ने घर जाकर पढ़ा होगा ना तो सारे क्वेश्चन क्लास में कराए गए। एक आधी क्वेश्चन कोई होगा जो शायद मैंने क्लास में ना कराया हो, बाकी सारे क्वेश्चन जो इससे घर जाकर पढ़ोगे क्वेश्चन सारे के सारे कराए हैं मैंने। सेट से तो जरूरी डिक्शनरी के हैं, डिक्शनरी के 3-4 प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, जब उन्हें कर लोगे तो सारा रिवाइज हो जाएगा पुराना तक का। चलो एक बार फंक्शन का चैप्टर पूरा हो जाने दो, फिर कभी टाइम मिलेगा तो मैं इस पर आपको काम कर लूंगा, अदरवाइज इसके सोल्यूशन में शेयर कर दूंगा। चलो आज इतना ही, मंडे मिलेंगे।